नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हैं CEM न्यूज़ और मेरा नाम सुधांशु कुमार है और हम एक किसी खास मेहमान से मिलने जा रहे हैं और जो कि बहुत पहले तैयारी करते थे गवर्नमेंट जॉब का और बहुत ही जीनियस स्टूडेंट थे। उनके अंदर वो प्रतिभा थी कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाते, लेकिन किसी कारणवश उनकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं जॉब करने लगे। तो जानते हैं कि उसे क्या मजबूरी थी, क्यों वो अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को छोड़ के और अपनी लक्ष्य प्राप्ति से दूर हट के अपने जीवन यापन के लिए किसी और मार्ग पे जाना पड़ा। लेकिन पढ़ाई क्यों छोड़े, क्या मजबूरी रहा? पंकज जी, आपका छात्र मंच में जोड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा कि आप हमसे संपर्क किए और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि मैं भी पहले तैयारी करता था और अच्छे ढंग से तैयारी करता था। तैयारी करने के दौरान हम लोग को पिताजी कमज़ोर वर्ग से थे, पैसे की अभाव होता था, फिर भी हम लोग तैयारी करते थे। जगह जगह हमने एग्ज़ाम भी दिया, एक दो जगह एग्ज़ाम लगा भी और उसमें जो है पैसे के कारण मेरिट लिस्ट में, कभी दौड़ में, कभी साइको में, इस तरह से हम लोग छटते चले गए। और अंततः जो है एक समय ऐसा आया 2015 में जब हमारे पिताजी और माताजी दोनों 3 दिन के अंदर में ही एक साथ गुजर गए। और गुजरने के बाद हमारे पास मतलब आय का साधन काफ़ी सीमित था। 2 भाइयों का भी दबाव आ गया हमारे ऊपर कि भाई उन लोगों को भी देख रेख करना है। तो उसके चलते हम लोग जो है गांव में रहकर खेतीबाड़ी करने लगे ताकि तत्काल जो दबाव था हमारे ऊपर से वो कम हो जाए। और इसी तरह से हमारा जो है 4 से 5 बरस बीत गया। उस बीच में हमने बहुत कोशिश किया कि पढ़ाई को जारी रखें, मगर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैं तो नहीं पढ़ सका ज़्यादा, ग्रेजुएशन मैंने किया। तो उन लोग को भी मैंने, दोनों भाइयों को भी ग्रेजुएशन कराया और उसके बाद उन लोग जो है धीरे धीरे और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो उससे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं मजबूर हो गया क्योंकि घर का खर्च चलाना था और जो बड़ा भाई था, तो बड़ा भाई ही हर एक घर में होता है माता पिता के मर जाने के बाद। और पारिवारिक हमारा मतलब सहयोग नहीं था, पृष्ठभूमि वैसा बढ़िया नहीं था। दौलत तो सबके पास था, हमारे परिवार में सबके पास संपत्ति भी था, सब लोग जॉइंट फैमिली में ही थे। लेकिन सब एक दूसरे को बस यही सोचते थे कि वो उसके यहाँ जाए, वो आएगा मेरे यहाँ, पैसा मेरे से मांगेगा। इसलिए कोई किसी से अच्छा से बात भी नहीं करना चाहता था। अगर ज़रूरत पड़ जाए, अभी अगर आप चल जाइए किसी के दरवाजे पे, तो अनजान आदमी ये ज़रूर पूछेगा कि भैया किस लिए आए। लेकिन जिसको लगता है कि इस फैमिली में जो है ये बंदा आया है मेरे पास, तो इसको पहले ये पूछ लो कि ये किस लिए आया। अगर उसे मकसद पता हो जाए मेरे परिवार वालों को कि ये बंदा आया है जिसे आज मतलब पैसे की ज़रूरत है, तो ये भी कह सकता है कि भैया नहीं है, आप चले जाइए। और दरवाज़ा भी हो सकता है ना खुले, दरवाजे से ही लौटना पड़ जाता। ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, तो जिस कारण से हम लोग मजबूर हो गए और सभी भाई कुछ ना कुछ अपना अपना काम करने लगे। और करते करते आज स्थिति है कि किसी तरह से जीवन यापन का काम कर रहे हैं। जो भी काम मिल जाता है हम लोग कर लेते हैं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हमने कभी पढ़ाई का घमंड नहीं किया। अगर पढ़ाई का घमंड करते तो ऐसे ही भूखे मरना पड़ जाता। तो हमने ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो जो है कि ये काम नहीं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ये गंदा काम है, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, बस एक ही चीज़ सोचा कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे किसी का मैं अहित ना कर सकूँ, ज़्यादातर लोगों का इससे हित हो। मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, उसे दुखी करने का भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, आखिर क्या हुआ था जो आपकी माताजी और पिताजी 3 दिन के अंदर स्वर्गवास हो गए? मैं पिताजी को जो है ना ये लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो चुका था। ये डॉक्टर अरुण तिवारी से हम लोग दिखाए और दिखाने के बाद उन्होंने हमें 3 महीने का समय दिया और कहा कि आपके पास अगर फालतू पैसा है तो आप उनको लीवर ट्रांसप्लांट कराइए, ये कराइए, वो कराइए, सब कुछ कराइए, आपके पास पैसा अगर फालतू है तो। लेकिन ये 3 महीना अगर बच गया तब 12 साल 13 साल दवाई के बल पर बच जाएंगे।
लेकिन 3 महीना अगर वो नहीं बचे तो फिर ये इनका बचना मुश्किल है। और तत्काल में हमारे पास कोई सुविधा नहीं था ताकि तुरंत हम पैसे की व्यवस्था करते, क्योंकि किडनी या लीवर जब भी ट्रांसप्लांट होगा तो फैमिली मेम्बर का ही मिलेगा, ब्लड रिलेशन ही चाहिए उसके लिए। तो मैं एक बड़ा भाई था और 2 छोटे भाई थे, तो 2 नाबालिग थे उस समय। उस परिस्थिति में तो लीवर ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता। और इस बात को मेरी माँ नहीं जानती थी, लेकिन मेरी माँ को अचानक पता चला। पिताजी के मुझे माता के देहांत के 3-4 दिन पहले जो पटना आए तो आपने किस किस चीज़ का फॉर्म भरा और एग्ज़ाम दिया? हम लोग जब पटना आए तो बेसिकली मैं रेलवे का तैयारी करता था, जिसमें TC/CC, गुड्स गार्ड, ग्रुप डी का, मतलब रेलवे से जो भी पद निकलते थे जो कि नॉन टेक्निकल था, उसमें क्योंकि मेरे पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, जिस कारण से जो है मैं नॉन टेक्निकल डिग्री का ही फॉर्म भरता था। और उसके अलावा मैं SSC का एग्ज़ाम देता था। और उसके अलावा एक AG ऑफिस का आता था हमारे लिए, उसका फॉर्म मैं भरता। उसका भी मैं एक बार इंटरव्यू दिया था हिमाचल प्रदेश में जाकर के, इसकी राजधानी शिमला में, जहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हुआ। 2 लोग थे सीनियर ऑफिसर थे इंटरव्यू लेने में। उन्होंने मेरा सब कुछ पूछा, यहाँ तक कि मेरा पूरा बैकग्राउंड पूछा, और आखिरी में ये भी सवाल कर दिया कि बेटा ये बता दो कि अगर ज़रूरत पड़ जाए अभी पैसे की तो तुम्हें पैसे कौन देगा, और तुम्हारा घर कैसे चलता है, किस परिस्थिति में चलता है। ये सारी कहानी मैंने बताया उन्हें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन बोर्ड का सिलेक्शन जो है बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। ऐसी परिस्थिति में मैंने भी इंटरव्यू दिया था। और अच्छा, आपसे मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि अभी जो आपके और सभी भाई हैं, क्या उनमें से कोई भी भाई अभी सरकारी जॉब को प्राप्त कर लिए या अभी नहीं कर पाए? नहीं, हमारे तो और भी भाई जो 2 हैं वो सरकारी जॉब तो नहीं प्राप्त कर पाए। वो लोग सब प्राइवेट ही जॉब कर रहे हैं, और अपने अपने ढंग का जो भी जॉब उन्हें मिल जाता है वो कर लेते हैं। अच्छा, पटना तो बहुत सारे छात्र आते हैं अपनी मंजिल को सोच के कि हमें जाना है, हमें रेलवे की तैयारी करना है, हमें सिविल सर्विस का तैयारी करना है, हमारे SSC की तैयारी करना है। लेकिन यहाँ के माहौल, यहाँ के चकाचौंध में वो दूसरे दुनिया में चले जाते हैं और अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद 3 से 4 साल के बाद उनको गार्जियन पैसा नहीं देने लगते हैं और वो अपनी मंजिल प्राप्त किए बिना घर वापस लौटना पड़ता है। तो उन छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो वैसे छात्र हैं यहाँ आते हैं, नए नए चीज़ों को लोग देखते हैं और दुनिया के चकाचौंध को देखते हैं, यहाँ के शहर के चकाचौंध को, तो उन्हें लगता है कि ये काल्पनिक ज़िंदगी जो है बहुत ही बेहतर है। लेकिन वास्तविक में यहाँ की जो शहर की ज़िंदगी है वो दुख भरी है और खोखली है अंदर से। जी बिल्कुल। यहाँ पर कोई भी लोग जो है आपसे ये सोचकर नहीं आपके पास आपके ऊपर कोई खर्च करता है, ये सोचकर खर्च करता है कि मैं इससे पैसे कैसे टालूं। कभी आपकी भलाई का बहुत कम लोग सोचने वाले मिलेंगे आपको। शिक्षा ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कुछ भलाई का बात होती है, बाकी अन्य क्षेत्रों में सब कोई बस ये सोचते हैं कि इनसे जितना से जितना लूटा जा सके। ये बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग आपके बारे में कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद CM न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और हम सभी दर्शकों से यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इस तरह के व्यक्तिगत आपको जहाँ भी इंसान मिले उन्हें तहे दिल से रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए। काहे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही की पहनावा से ही या और भी कई तरीके से परिचय हो सकती है। कई प्रतिभा इंसान में छुपे रह जाते हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा रहती है, लेकिन बहुत से आदमी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। रिस्पेक्ट करना चाहिए ऐसे आदमी को। और छात्र मंच में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमसे संपर्क किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमें इस लायक समझा और हमसे बातचीत किया। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद CM न्यूज़ से जुड़ने के लिए।